अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वार वन। 28 जून 1914 एक 19 साल का सर्बियन नेशनलिस्ट स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की असैसिनेशन कर देता है, जिसकी वजह से यूरोप में एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। एक ऐसी जंग जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ और कंटिनेंट पर लड़ी जाती है। एक ऐसी जंग जो कि 4 साल तक चलती रहती है। एक ऐसी जंग जिसमें डिफरेंट एंशिएंट एम्पायर्स ख़त्म हो जाते हैं। आज के दिन हम उस वार को द ग्रेट वार या वर्ल्ड वार वन के नाम से जानते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक बंदे की मर्डर की वजह से यूरोप में एक इतनी बड़ी वार छिड़ जाती है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत मुख्तलिफ है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि इस वार के पीछे कौन कौन से कॉजेस थे। अगर हम 30 साल पहले चले जाए और यूरोपियन डिप्लोमेसी को ऑब्जर्व कर ले कि उस टाइम पर वर्ल्ड वार वन से पहले यूरोप में क्या हो रहा था, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और किन किन के बीच चल रहे थे। वर्ल्ड वार वन और उसके सिनेरियो को समझने के लिए हमें मैप को समझना होगा। ये देखिए दोस्तों, यूरोप जंग से पहले कुछ ऐसे दिखता था। बीच में एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो कि आजकल का हंगरी कहलाता है। उसके साथ जर्मन एम्पायर जो कि कंपैरेटिवली आज के जर्मनी से बहुत बड़ा था, और उन दोनों से मिलने वाला एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसे रशियन एम्पायर कहते थे। और उनके साथ आजकल के तुर्की में ऑटोमन एम्पायर चल रहा था। उनके साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन भी मौजूद थे। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज वर मोनार्कीज इन यूरोप, जिनमें सिर्फ फ्रांस और कुछ और कंट्रीज जो थी वो डेमोक्रेसीज थी। इन सब का एक ऐसे एरिया पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जिन्हें हम बाल्कन कंट्रीज कहते हैं, जो कि ईस्टर्न यूरोप में लाई करती है। इन कंट्रीज में यूगोस्लाविया, बोस्निया, सर्बिया एंड बल्गारिया शामिल है। इन तमाम बाल्कन कंट्रीज में कुछ जर्मनी को फेवर कर रहे थे और कुछ फ्रांस को। While we understand the map, now we are moving forward to the real causes of the World War One. वर्ल्ड वार वन के कौन कौन से बड़े बड़े वजूहात है। वैसे तो वर्ल्ड वार वन के बहुत से वजूहात है, लेकिन सबको एक ही वीडियो में डिस्कस करना इम्पॉसिबल होगा। हम आज के वीडियो में वर्ल्ड वार वन के 8 कॉन्क्रीट काजेस के बारे में पढ़ेंगे। इन काजेस में से है सीक्रेट अलायंस। सीक्रेट अलायंस क्या है और ये किन किन कंट्रीज के बीच बना था, और सीक्रेट अलायंस की वजह से वार क्यों हुई थी। हेज जर्मनी वाज यूनिफाइड बैक इन 1870 बाय बिस्मार्क। जर्मनी अपनी यूनिफिकेशन के बाद यूरोप में एक पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर रहा था। जर्मनी के साथ तमाम कंट्रीज चाह रही थी कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करे, तो इनमें ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए, तो उनके साथ डुअल अलायंस बना दी। उसको ऑस्ट्रियो जर्मन अलायंस कहते हैं। फिर 1882 में इटली ने इसको ज्वाइन करके ट्रिपल अलायंस बना दिया। इन दोनों को देखते हुए फ्रांस और रशिया में दोस्ती बढ़ने लगी। वो लोग चुपके से अलायंस कर रहे थे, चुपके से एक दूसरे से इत्तेफाक कर रहे थे, तो इसकी वजह से फ्रांस और रशिया भी एक दूसरे से अलायंस बनाने लगे। इन अलायंसेस के दरमियान इन्होंने बहुत से मुआहिदों पर दस्तखत किए, जैसे कि मिलिट्री कन्वेंशन, एंतांत कॉर्डियल एंड एंग्लो फ्रेंच आर्बिट्रेशन ट्रीटी साइन की गई थी। इन सब को देखते हुए यूरोप 2 कैंप्स में बढ़ चुका था। एक कैंप जिसे कैंप 1 कहते हैं, उस कैंप में जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगरी और इटली थे। दूसरे कैंप में फ्रांस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन। अलायंसेस को देखते हुए कुछ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी इनमें इन्वॉल्व हो गई, जैसे कि कहते हैं कि तुर्की भी जर्मनी के साइड पर था। जर्मनी तुर्की को मना चुका था और अपने कैंप में बुला चुका था, तो तुर्की जर्मनी के साइड पर चला गया। और दूसरी तरफ जापान और इंग्लैंड का कोएलिशन चल रहा था, तो जापान दूसरे कैंप में आ गया। इस तरह कैंप्स इंक्रीज होते हुए उनमें एक में तुर्की चला गया और दूसरे में जापान चला गया। अलायंस कहे या सीक्रेट अलायंस कहे, ये जो थी वार की बेसिक वजह बनी। वार में 2 कैंप्स बने। एक कैंप को ट्रिपल अलायंस कहते हैं और दूसरे कैंप को ट्रिपल एंतांत कहते हैं। ट्रिपल अलायंस जो कि जर्मनी लीड कर रहा था। जर्मनी का रूलर बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी को रीयूनिफाई किया था बैक इन 1870। बिस्मार्क बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। वो चाहता था कि रशिया और इंग्लैंड जो है वो फ्रांस से हमेशा दूर रहे, लेकिन 1890 में जब बिस्मार्क को डिसमिस किया गया तो फ्रांस
और रशिया नज़दीक आने लगे और उनके दरमियान कोalitions और ट्रीटीज साइन होने लगी, जिनकी वजह से यूरोप में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो ये अलायंस बनाना और अलायंस का पार्ट होना एक गुनाह भी साबित हो गया कई मुल्कों के लिए। वर्ल्ड वार वन की जो दूसरी काज है उसे हम मिलिटरिज्म कहते हैं। मिलिटरिज्म क्या है और ये वार की वजह कैसे बनी? मिलिटरिज्म एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें तमाम कंट्रीज़ अपने नेवल फोर्सेस और आर्मी फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पर यूरोप में मिलिटरिज्म उरूज पर था। तमाम कंट्रीज़ अपने आर्मीज़ को बढ़ाना चाह रही थी, स्पेशली नेवी को। वो नेवी को इसलिए बढ़ाना चाह रही थी, वो ये क्लेम कर रहे थे कि इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। वो ये कहते थे कि ये हम अपने डिफेंस के लिए कर रहे थे, जो कि असल में ऐसा नहीं था। वो एक दूसरे को पावर शो करने के लिए या एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए ये सब कर रहे थे। मिलिटरिज्म का ज़्यादा होना ये एक ऐसी नुकसानदेह बात है यूरोप के लिए, जो कि बाद में साबित भी हो गई। मिलिटरिज्म जब ज़्यादा होने लगी तो जो मेन पावर्स थे वो जनरल स्टाफ में मुंतकिल होने लगे। जनरल स्टाफ से मतलब आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट में मुंतकिल होने लगे। जब मुल्क का कंट्रोल आर्मी के हाथों में होता है तो उस मुल्क में पीस का कायम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। वर्ल्ड वार वन की जो तीसरी वजह है वो है नेशनलिज्म। अब मैं समझाता हूँ कि नेशनलिज्म क्या है और ये वार की वजह क्यों बनी। नेशनलिज्म क्या है और ये वर्ल्ड वार वन के काजेज में से क्यों शुमार होता है। नेशनलिज्म या कौम परस्ती एक ऐसी फिनोमिना का नाम है जो कि इंसान को अपने मुल्क या अपनी कौम से मोहब्बत करना सिखाती है। लेकिन यूरोप में नेशनलिज्म इस तरह से उरूज पा रहा था कि एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। जो कहते थे कि हम जर्मन हैं और वो ये कहते थे कि हम जर्मन सुपीरियर है फ्रेंच से, और फ्रेंच ये कहते थे कि हम फ्रेंच सुपीरियर है जर्मन से, जिनकी वजह से पेट्रियोटिक कंपटीशन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से वार के चांसेस और भी ज़्यादा होने लगे। नेशनलिज्म यूरोप के आवाम को कुछ इस तरह से बहका रहा था कि वो कहते थे कि अगर आप जर्मनी से प्यार करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली फ्रांस से नफरत करना होगा। वो नफरत के बीज बो रहे थे। इन नफरत के बीज की वजह से नेशनलिज्म उरूज पर था। वर्ल्ड वार वन में एक इसलिए भी डिस्कस की जाती है क्योंकि हम सर्बियन नेशनलिस्ट को डिस्कस करते हैं। वो सर्बियन नेशनलिस्ट जिन्होंने 1914 में एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन प्रिंस की असैसिनेशन कर दी थी। सर्बियन नेशनलिस्ट ऑस्ट्रियो हंगरी से नफरत करते थे क्योंकि पास्ट में एक फैसले की रोशनी में ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वो सर्बिया को कंट्रोल कर रहा था। फैसले के मुताबिक ऑस्ट्रिया हंगरी को सिर्फ इतना हक दिया गया था कि वो सर्बिया को कंट्रोल कर सके, लेकिन उसको अपने हिस्से में ना लाए। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रिया हंगरी इसको अपने हिस्से में लाना चाह रहा था। इस वजह से सर्बिया में नेशनलिज्म उरूज पा रहा था। नेशनलिज्म को फैलाने के लिए बहुत से टूल्स अपनाए गए, जिनमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल था। मीडिया और लीडरशिप। उस वक्त के मीडिया में सिर्फ न्यूज़पेपर्स थे। न्यूज़पेपर्स के ज़रिए लोगों के जहन में ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए नफ़रत के बीज बो रहे थे और लीडर्स अपने आवाम को समझाना चाह रहे थे बी अ नेशनलिस्ट, हेट ऑस्ट्रियो हंगरी, जिनकी वजह से वार में और भी शिद्दत आने लगी और वार के चांसेस और ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। वर्ल्ड वार वन की जो चौथी काज है वो है इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म। इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिस स्लो प्रोसेस के ज़रिए एक मुल्क दूसरे मुल्क में अपने इन्फ्लुएंस को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। इकोनॉमी के ज़रिए किसी मुल्क को कंट्रोल करना इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म में आता है। उस वक्त के मार्केट का किंग जो था वो है इंग्लैंड था। जर्मनी चाह रहा था कि इंग्लैंड के पोजीशन को कैप्चर कर सके। वो मार्केट जो कि ऑलरेडी इंग्लैंड के कंट्रोल में थे, जर्मनी उन मार्केट को कैप्चर करना चाह रहा था और जर्मनी इस बात पर तुला हुआ था कि हम ये मार्केट लेके ही रहेंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड जो कि उस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब कंटिनेंट पर हुकूमत कर रहा था और सब कंटिनेंट में अपने कॉलोनीज बना चुका था। तो जर्मनी भी कॉलोनीज बनाना चाह रहा था और कॉलोनीज लेना चाह रहा था इंग्लैंड से, और इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। तो इसलिए जर्मनी एग्रेशन पर उतर आया, जिस एग्रेशन की वजह से वार में और शिद्दत आने लगी। वर्ल्ड वार वन की जो पांचवी कॉज है वो है
पॉइजनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अभी पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक ओपिनियन ये है कि आवाम की राय के मुताबिक एक फ़ैसला लिया जाए जो कि मुल्क के मफाद में हो। आवाम की राय को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसले लिए जाते हैं उन्हें पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। उस वक्त पब्लिक ओपिनियन को लेना एक मुश्किल बात थी, तो पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना भी मुश्किल बात थी। लेकिन वो वक्त प्रिंट मीडिया का था, लोग न्यूज़पेपर से मालूमात लेते थे और उनको सच मानकर आगे चले जाते थे। न्यूज़पेपर में एक ऐसी मिसपरसेप्शन क्रिएट की गई थी जिसकी वजह से वार इन्फ्लेम हुआ था, वार में और भी शिद्दत आने लगी थी। न्यूज़पेपर उन सिचुएशन को बैडली प्रेजेंट करते थे, वो एक पॉइंट को लेते थे, उसे एग्जेजुरेट करते थे और दूसरे मुल्क में बेचते थे कि यहाँ पर ये हो रहा है और वहाँ पर वो हो रहा है। फिर उसके बाद ओपिनियन चेंज करवाना चाह रहे थे। जैसे कि जर्मनी में लोग कहते थे कि आपको फ्रांस से नफ़रत करना है और फ्रांस में लोग कहते थे कि आपको जर्मनी से नफ़रत करना है। उनके पीछे वो एक ऐसी फ्रेमिंग करते थे, एक ऐसी प्रोसेस बनाते थे कि वो कहते थे कि इन वजूहात पर आपको जर्मनी या फ्रांस से नफ़रत करना है। वजूहात में एक ऐसा एरिया है जिसे अलास्क लॉरेन कहते हैं। अलास्क लॉरेन एक ऐसा एरिया है जो पास्ट में 1880s में जर्मनी ने फ्रांस से कैप्चर कर लिया था, ले लिया था। तो फ्रांस में लोग कहते थे कि वो दो प्रोविंसेस अलास्क और लॉरेन को लेने के लिए हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, जिसकी वजह से लोगों को इमोशनल करके उनके ओपिनियन को चेंज किया जाता था और वो जर्मनी से नफ़रत करने लगते थे। इसी तरह जर्मनी में भी कुछ कहकर फ्रांस से नफ़रत करवाते थे। ओपिनियन को चेंज करवाकर पब्लिक के जहन में नफ़रत का बीज बोकर ये लोग वार की तरफ बढ़ रहे थे। वर्ल्ड वार वन के बेसिक कॉजेज में विलियम द सेकंड का भी नाम आता है। विलियम द सेकंड एक जर्मन एम्परर था जो कि बहुत एरोगेंट बंदा था। वो ये चाहता था कि जर्मनी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बने। वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। ही बिलीव ऑन द थ्योरी ऑफ वर्ल्ड पावर और डाउनफॉल। विलियम द सेकंड इंग्लैंड के बारे में ऐसे तासुरात रखता था, वो कहता था कि इंग्लैंड किसी भी सिचुएशन में वार की तरफ नहीं जाएगा। वो ये समझता था कि मैं अगर जो भी डिमांड इंग्लैंड से कर लूँ तो वो कर लेगा, लेकिन वो इसकी बहुत बड़ी गलती थी। विलियम द सेकंड इंग्लैंड के इस वीकनेस या इस पीस को मेंटेन करने की जो ख्वाहिश थी उनको गलत अंदाज में ले रहा था। विलियम द सेकंड ये सोच रहा था कि इंग्लैंड किसी भी हालात में जंग की तरफ नहीं जाएगा, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी और फिर बाद में उसको मुंह की खानी पड़ी। और काज जो कि वर्ल्ड वार वन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ गेटिंग बैक अलास्क एंड लॉरेन। अलास्क एंड लॉरेन फ्रांस के दो सूबे हैं जो कि 1871 में जर्मनी ने फ्रांस से कैप्चर कर लिए थे। तो फ्रांस में एक ऐसी मूवमेंट जाग उठी थी जो कि कहते थे कि हम अपने इलाके वापस लेंगे, जिनके लिए वो नेशनल सॉन्ग्स वगैरह भी बनाते थे। वो लोगों को इमोशनल करते थे, यहाँ तक कि वो स्कूल के स्टूडेंट्स को वो सॉन्ग सुनाकर उन्हें पैट्रियटिज्म सिखाना चाह रहे थे और वो कहते थे कि हम इन्हीं टूल्स के ज़रिए अपने अलास्क और लॉरेन जो सूबे हैं वो जर्मनी से वापस ले सकते हैं। तो इन सूबों का वापस लेना और फ्रांस के आवाम की जहनों में जर्मनी के लिए नफरत पैदा करना वार की तरफ बढ़ने का एक इशारा था। अलास्क और लॉरेन को वापस लेने का एक और भी मोटिव था जिसे इकोनॉमिक मोटिव ऑफ गेटिंग बैक अलास्क एंड लॉरेन कहते थे। फ्रांस ये समझता था कि फ्रांस की जो आयरन मैग्नेट और स्टील की इंडस्ट्री है वो लॉरेन के माइंस के बिना इनकम्प्लीट। देखिए जर्मनी जो इतना डेवलप कर रहा है और इंडस्ट्रियली डोमिनेट कर रहा है दुनिया को, इसकी सबसे बड़ी वजह है वो लॉरेन के माइन को यूज़ करके डोमिनेट और डेवलप हो रहा है। तो अगर हम ये वापस ले ले तो इसकी वजह से जर्मनी की जो इंडस्ट्री है वो वीक हो जाएगी और फ्रांस स्ट्रेंथन हो जाएगा। अलास्क और लॉरेन को वापस लेने का जो मुहिम था वो इस जगह पर पहुंच गया था। फ्रांस ये सजेस्ट करना चाह रहा था कि अगर जर्मनी मोरक्को में इंटरफेयर ना करे, मोरक्को जो कि एक कंट्री थी, उन पर इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फ्रांस भी उन्हें लेना चाह रहा था, जर्मनी भी उन्हें लेना चाह रहा था। तो फ्रांस कहता था कि अगर वो मोरक्को पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो शायद जो अलास्क और लॉरेन सूबे है फ्रांस उनके लिए वो छोड़ दे। लेकिन जर्मनी इस बात पर राज़ी नहीं था, वो मोरक्को में भी इंटरफेयर कर रहा था और अलास्क और लॉरेन देना भी नहीं चाह रहा था, जिसकी वजह से तलखियाँ और भी बढ़ने लगी और भी बिटरनेस दरमियान में आने लगा, जिसकी वजह से जंग का होना लाजमी हो गया।
वर्ल्ड वॉर वन के काजेज़ में एनार्की को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलता है। एनार्की एक ऐसा सिस्टम है वेयर देयर इज़ नो इंटरनेशनल सिस्टम और मशीनरी टू रेगुलेट इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूरोपियन डिप्लोमेसी देखी जाए तो वहाँ पर तमाम कंट्रीज़ मोनार्कीज़ थी, जहाँ पर किंग और क्वींस जो थी वो अपनी हुकूमत करती थी, जिसकी वजह से तमाम सिस्टम एनार्किक हो गया था। इंटरनेशनल सिस्टम को एनार्किक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में एक ऐसी बॉडी नहीं है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट कर सके और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरफेरेंस कर सके और पीस को मेंटेन कर सके। एनार्की की वजह से वर्ल्ड वॉर वन में और भी शिद्दत आने लगी और लोगों को एक ग्राउंड मिल गया था। चूँकि वहाँ पर कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं थी तो तमाम कंट्रीज़ अपने मैक्सिमम पावर्स शो करना चाह रहे थे और मैक्सिमम पावर्स शो कर रहे थे, वजह से वार होना लाजमी हो गया था। सिस्टम अनार्किक बेस था। कंट्रीज़ अपने जो पॉलिसीज़ थे वो एक दूसरे से छुपाना चाह रही थी। तमाम कंट्रीज़ के जो फॉरेन ऑफिसेस थे वो अपने पॉलिसीज़ को छुपा रहे थे और जिसकी वजह से खौफ आने लगा था और एक दूसरे से डरने लगे थे। तो इस वजह से इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के काजेज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सीक्रेट डिप्लोमेसीज़ की वजह से लोगों के जहन में एक और भी बात आने लगी थी जो कि हाइस्टीरिया थी। हम उसे सख्ती कहते हैं। लोग नरमी से पेश नहीं आ रहे थे बल्कि सख्ती से पेश आ रहे थे, जिनकी वजह से लोगों में जंग की शिद्दत आने लगी और लोग वार की तरफ मूव करते चले गए। लोगों ने करप्शन की तरफ, ब्राइबरी की तरफ, चोरी की तरफ अपना ध्यान बटा लिया, जिसकी वजह से यूरोप में एक डिस्ट्रक्टिव माहौल बन गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट काज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन इज़ कोड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कोड ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसे कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ बनाया तो गया था, इंटरनेशनल लॉ अप्रूव तो किया गया था, इंटरनेशनल लॉ को बहुत से ममालिक मानते भी है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाला कोई नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का कोई ऐसा इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है जो कि इसको इन्फोर्स कर सके। इंटरनेशनल लॉ में बहुत से ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस बनाए गए थे हेग में 1899 में और 1907 में, बट इसको कंट्रीज़ ने ऑप्रेस कर दिया और इनको मानने से इनकार कर दिया। तमाम कंट्रीज़ ये कहते हैं कि हम सॉवरन हैं और हम अपना फ़ैसला ख़ुद लेना चाहेंगे और ख़ुद लेते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल सिस्टम में और भी बिगाड़ आने लगी, वजह से वार के चांसेस और भी ज़्यादा होने लगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं।